आदरणीय साथियों, जो 2 सितंबर 2025 से लेकर जो एक घटनाक्रम चला छिंदवाड़ा के परासिया अस्पताल में, जहां कोल्ड ड्रिफ्ट कफ सिरप के कारण बच्चों को वो दवाई दी गई जिसमें कि डायएथिलीन ग्लाइकोल, जो कि 0.1% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 0.1%, वो दवाई दी जा रही थी। और उसकी वजह से ये बच्चों को पिलाने पर उनका निधन हुआ। और 2 सितंबर से लगातार ये जब घटना बढ़ती चली गई, तो 2 अक्टूबर को माननीय उप मुख्यमंत्री स्वास्थ्य विभाग ने क्लीन चिट दी कि इसमें कोई गड़बड़ नहीं हुई है, सब ठीक है। ऐसे व्यक्ति का क्या इस्तीफा नहीं होना चाहिए था? और यही नहीं है, इसके बारे में 2022 और दिसंबर 2022 और 2023 में हिंदुस्तान में बनी डायथिलीन ग्लाइकोल DEG का DOK-1 मैक्स, जो मैरियन बायोटेक के कारण समरकंद उज़्बेकिस्तान में 18 बच्चे मरे थे, और उसकी जानकारी देश के हेल्थ मिनिस्ट्री में थी। अब बात यह है, ये मेरे पास जो यहाँ बैठे हुए हैं श्री राजेंद्र दुबे, ये मध्य प्रदेश के हमारे पूर्व अध्यक्ष, हमारे पब्लिक सर्विस कमीशन विनय दुबे के भतीजे हैं और पब्लिक हेल्थ कंसल्टेंट रहे हैं, एक्सपर्ट हैं। और इन्होंने केंद्र सरकार, जब यूपीए सरकार थी, उन्होंने नेशनल हेल्थ मिशन लॉन्च किया था। उस नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत ये यूनाइटेड नेशंस ऑफिस प्रोजेक्ट एंड सर्विसेज में काम करते थे, और केंद्र सरकार ने इनको कंसल्टेंट के रूप में लिया था। 2007 के बाद नेशनल हेल्थ मिशन के लॉन्च होने के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने 2007 से लेकर 2013 तक यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑफ प्रोजेक्ट एंड सर्विसेज के कंसल्टेंट के रूप में राजेंद्र दुबे जी को यहाँ पोस्टिंग भोपाल में की थी। तब से हमसे ये परिचित हैं। और नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत ये नियम बनाया गया था, और उसकी अन्य प्रांतों ने, जो हेल्थ मिनिस्ट्रीज थी, उन्होंने तो पहले जो प्रस्तावित कमेटियां होनी चाहिए इन सारी बातों पर ध्यान देने के लिए, वो तो पहले बन गए थे। लेकिन उसी नेशनल हेल्थ मिशन के सुझाव के अंतर्गत मध्य प्रदेश सरकार के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 7 सितंबर 2013 को ये आदेश दिया था, जिसकी प्रति मेरे पास है, आपको उपलब्ध करा देंगे,
जिसमें राज्य स्वास्थ्य मिशन का गठन किया जाएगा, जिसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे। सह अध्यक्ष लोक मंत्री लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग होंगे और उसके अंदर काफ़ी सदस्य होंगे, उसका डिटेल मैं आपको दे दूंगा। इसकी जो राज्य स्वास्थ्य समिति की गवर्निंग बॉडी है, उसके अध्यक्ष मुख्य सचिव और संयोजक मिशन संचालक राज्य स्वास्थ्य मिशन। इसी के साथ राज्य स्वास्थ्य कार्यकारिणी समिति प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण उसके अध्यक्ष हैं और स्वास्थ्य आयुक्त सह अध्यक्ष। इस तरह से ही आगे जिला स्तर पर भी कमेटी बनाने का आदेश है, जिसके प्रभारी मंत्री मध्य प्रदेश शासन के अध्यक्ष होंगे और जिला कलेक्टर सह अध्यक्ष होंगे और मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत उपाध्यक्ष होंगे। जिला स्वास्थ्य समिति की गवर्निंग बॉडी के अध्यक्ष जिला कलेक्टर होंगे और सीईओ जिला परिषद उपाध्यक्ष होंगे, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी संयोजक होंगे। ये कमिटियां बनी हुई हैं, लेकिन क्या इन कमिटियों कभी बैठक हुई भी कि नहीं हुई? मेरे कुछ मध्य प्रदेश सरकार से सवाल है। मुख्यमंत्री राज्य स्वास्थ्य समिति के अध्यक्ष आप हैं और स्वास्थ्य मंत्री अध्यक्ष हैं। इस समिति ने नागरिकों के स्वास्थ्य के प्रति अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं निभाई? क्या 2013 से लेकर अभी तक कोई इसकी समिति की बैठक हुई भी कि नहीं हुई? क्या मुख्य सचिव ने मीटिंग ली कि नहीं ली? क्या प्रभारी मंत्री जी ने इसकी मीटिंग ली कि नहीं ली? क्या जिला कलेक्टर महोदय ने इसकी मीटिंग ली कि नहीं ली? यदि मीटिंग लेते रहते तो ये सारी बातें सामने आ जाती। 2 सितंबर को पहली मौत हुई परासिया में। 1 महीना लगा सरकार को समझने में और बिना जांच किए स्वास्थ्य मंत्री जी ने क्लीन चिट दे दी। कोल्ड ड्रिप जैसी जहरीली दवा प्राइवेट सेक्टर के बिक्री के लिए उपलब्ध कैसे होती रही, जबकि टेंडर और नियामक प्रक्रियाओं में एक्सपिटेंस जैसे ग्लिसरीन के लिए टाइप 4 ड्रग मास्टर फाइल या सर्टिफिकेट ऑफ सूटेबिलिटी, सर्टिफिकेट ऑफ यूरोपियन फार्माकोपिया अनिवार्य होना चाहिए था। क्या इसका पालन हुआ? क्या बच्चों की जान की कीमत पर कमीशन खाने का खेल सरकार की नाक के नीचे सरेआम नहीं चल रहा था? इसी प्रकार केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा जी से मेरे सवाल हैं। आपके मंत्रालय के तहत नेशनल हेल्थ मिशन में 2022 के गाम्बिया और 2023 के उज्बेकिस्तान हादसों के बाद भी भारत से बिक्री होने वाली दवाइयों में डाइथिलीन ग्लाइकॉल कंटेमिनेशन क्यों जारी रहा? लगातार 2 साल 3 साल। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने सिर्फ 9% फैक्ट्रियों का ही निरीक्षण किया, केवल 9, जबकि 100% होना चाहिए था और इनमें से 36% फेल पाई गई। फिर भी केंद्र सरकार क्यों सोती रही? ये मेरा दूसरा प्रश्न है। केंद्र सरकार ने जन विश्वास अधिनियम 2023 नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी, ये जो नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी की दवाइयां हैं, उन पर जो पूर्व में जो सजा मिलनी चाहिए, उसमें प्रावधान था कि उसमें उनको जेल भेजा जाना चाहिए, कन्विक्शन होना चाहिए। लेकिन केंद्र सरकार ने उसे और सरल बना दिया कि आप 5 लाख का जुर्माना दीजिए और आपको जेल जाने की जरूरत नहीं है। अब देखिए ये किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी सरकारी अधिनियमों के अंतर के माध्यम से चंदा उगाती है, उसका प्रमाण मैं आपको दे रहा हूं।
2023 में जब ये सजा समाप्त करके जुर्माना लाया गया, उसी समय इलेक्टोरल बॉन्ड में फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने मिलकर 945 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड्स में भारतीय जनता पार्टी ने लिए। ये कब लिए भाई? इस हाथ से ले, उस हाथ से दे। बात वही है कि जहां आपको और सजा कठोर बनाना चाहिए, वहां आपने उसको और कमजोर कर दिया। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन का अलर्ट 4 अक्टूबर को आया, लेकिन दवा के रिकॉल में क्यों इतना विलंब हुआ? राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में सालाना 1000 से ज्यादा नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी सैंपल मिलते हैं। इलेक्ट्रल बॉन्ड का फिगर 945 करोड़, 945 करोड़, जी हाँ, जो इलेक्ट्रल बॉन्ड आए थे। इसके बाद जन औषधि केंद्रों में नकली दवाएं पकड़ी गई।